Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और 51 क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है. आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, है ना, व्हाट वाज वर द मेजर टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट. मतलब जब संथल रेबिलियन हो गई, संथल रेबिलियन को सप्रेस कर दिया गया, उसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संथल कौन थे और संथल रेबिलियन क्या था. इसमें देखो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तुमको, आपको संथल पता होना चाहिए कि संथल रेबिलियन कौन क्या थी, और बहुत ही फेमस रिवोल्ट है ना, बहुत ही फेमस चीज़ है. तो संथल्स कौन थे? बेसिकली एग्रीकल्चर लोग थे जो राजमहल हिल्स में जाके रहने लगे थे, है ना, सेटल हो गए थे वहाँ पे. बिहार में है राजमहल हिल्स, है ना, और वहाँ पे क्या हुआ था, ज़मींदार्स और मनी लेंडर्स इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, है ना, संथल्स का. तो संथल्स बेसिकली देन दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना. और इनके लीडर कौन थे? बहुत ही फेमस हैं, सिद्धू एंड कान्हू, है ना. सिद्धू एंड कान्हू इनके लीडर थे, है ना. रिवोल्ट कर दिया, तो फिर जब इनको सप्रेस किया गया, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी डिमांड्स को माना. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली अलग इनकी टेरिटरीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ, जो जहाँ पे संथल्स रहते हैं वो उनको अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रिकॉग्नाइज़ किया, जिनको उन्होंने क्या बोला, संथल परगानास, राइट. एक ये था, और दूसरा क्या था कि इनके इलीगली कोई इनकी अब लैंड नहीं ले पाएगा. लॉ ऐसा बना दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कि जो बाहर के लोग हैं, जिनको ये दीकूज बोलते थे, है ना, जिनको ये लोग दीकूज बोलते थे, वो आके अब ट्राइबल लैंड्स, मतलब वो बाहर से आके इनकी लैंड्स में सेटल नहीं हो सकते, है ना. तो इलीगली आप इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल. तो ये भी था, है ना, कि आप कोई संथल जो है कोई सी नॉन संथल को ट्रांसफर लैंड का ट्रांसफर नहीं कर सकता था, है ना. ये रूल बन गया था, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. अब ये आपको पढ़ा होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, है ना, नहीं तो कोई लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है, ठीक है. ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना. आगे बढ़ते हैं. 55 देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज. अगेन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है. जीपीएस एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना. जीपीएस का नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. देखो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती है ना, उनका पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, क्योंकि क्या पता आज वो पर्टिकुलर एरिया में नहीं काम कर रहा हो, कल को करने लगे, है ना. किसने सोचा था ड्रोन से मूवीज़ बन जाएंगी, है ना. तो मतलब ये हो सकता है, राइट. कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है. तो जीपीएस का क्या अनलिमिटेड पोटेंशियल होगा अनटिल एंड अनलेस कोई वेग ऑप्शन नहीं है. तो देख लेते हैं. जीपीएस मोबाइल फोन्स में यूज़ होता है, येस होता है. बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज़ होता है, येस होता है. कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स में यूज़ होता है, येस होता है ना. तो तीनों हो गया इसका ऑप्शन, करेक्ट, डी हो गया. आगे बढ़ते हैं. द टर्म्स WannaCry, पेटिया एंड एटर्नल ब्लू समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़. अब ये देखो, WannaCry बहुत फेमस मालवेयर था, है ना, साइबर अटैक से रिलेटेड है, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है. तो ये साइबर अटैक हो गया इसका, बहुत ही फेमस था ये. WannaCry सुना भी होगा आपने, WannaCry मालवेयर. इसमें क्या करते थे ये लोग, रैमसन हैक करके अकाउंट एटीएम का, इसमें ये लोग वो मांगते थे, रैंसम मांगते थे कि भाई दो हमको पैसा, नहीं तो आपका एटीएम से पैसे निकल जाएगा, ठीक है. तो इस टाइप का WannaCry था. आगे बढ़ते हैं. तो ये सब न्यूज़ के क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है. 55 देखते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंटर की तो सिक्योरिटीज़ को मैनेज करता है, बट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मैनेज नहीं करता है. ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. आरबीआई दोनों को मैनेज करता है, दोनों की सिक्योरिटीज़ इशू करता है, राइट. आरबीआई दोनों की सिक्योरिटीज़ इशू करता है. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला गलत कर देते हैं हम. पहला गलत हो गया, क्या बचा, 2 और 3. अब 3 दोनों में सही है, तो हम सिर्फ 2 देखेंगे, 3 में दिमाग नहीं लगाएंगे. 2 क्या बोलता है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है. तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, राइट. शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं, राइट. शॉर्ट टर्म में पैसा रेज करना होता है, ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं, ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट्स एक्चुअली ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकते. स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ डेटेड सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स ही इशू करते हैं, ठीक है. ये ध्यान रख लेना, अगर नहीं पता है, फैक्ट है ये, ठीक है. तो बट ये जनरली आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पता रहता है, तो इजी क्वेश्चन है वैसे ये,
स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, दे डोंट डील विद ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, सॉरी, है ना। तो ये हो जाता है सही, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, ओके। When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was a 54% oxygen and no carbon dioxide. अच्छा, थर्ड क्या बोल रहा है? When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. अब देखो ये थर्ड जो ऑप्शन है, ठीक है, क्या बोल रहा है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए, मतलब जब बैक्टीरिया वगैरह और फंगी वगैरह आ गए, तो उन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर जो है, प्राइमोर्डल एटमॉस्फेयर जो है, उसको इन्फ्लुएंस किया। ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। प्राइमोर्डल एटमॉस्फेयर जो था इनिशियली जब अर्थ बना, है ना, तो जो हाइड्रोजन और हीलियम थे उस टाइम अपने एटमॉस्फेयर में, उसको किसने इन्फ्लुएंस किया था? सोलर विंड्स ने इन्फ्लुएंस किया था, राइट। हम पढ़ते हैं ना उसमें, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि सोलर विंड्स जो हैं उन्होंने एटमॉस्फेयर को हमारे इनिशियली इन्फ्लुएंस किया है। तो जो गैसेस थी उसको उन्होंने ब्लो अवे किया, है ना, और इनकी ग्रेविटी कम थी तो ये होल्ड नहीं कर पाए उन गैसेस को, तो ये आउटर स्पेस में चली गई सारी गैसेस, ठीक है। तो ये तो चीज़ गलत है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इन्फ्लुएंस किया है, अर्ली एटमॉस्फेयर को तो एटलीस्ट नहीं किया है। अर्ली एटमॉस्फेयर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? सोलर विंड्स, नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो थर्ड इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड हम गलत कर देते हैं, क्या हुआ, क्या बचा? ए बचा। हमें बाकी दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने का मतलब, पढ़ने क्या मतलब, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड हमको पता है डेफिनेटली रॉन्ग है, तो ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन, ज़्यादातर क्वेश्चन ना आपके एलिमिनेशन से हो जाएंगे, तो यूपीएससी भी आपसे ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप तीनों के तीनों ऑप्शन आपको पता हो एग्जैक्टली। वो ये चेक करता है कि आप क्या दिमाग लगा रहे हो वहाँ पे बैठ के कि नहीं, कि सिर्फ रटा रटाया आंसर मार के आ रहे हो, ऐसा मत करना। तो मान लो ऐसा कभी को, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें कुछ नहीं आता हो, तो उसमें आप क्या करो कि उसके ऑप्शंस देख लो सबसे पहले, ठीक है। तो अब मान लो जैसे मेरे को इसमें कुछ नहीं आता था, ठीक है, मान लो मेरे को नहीं पता 1 2 3 में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो मैं जाऊँगा ऑप्शन देखूंगा ABCD, फिर मैं देखूंगा क्या इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लग सकती है, फिर मैं देखूंगा थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसको मैं एलिमिनेट कर दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी भी ऐसे ही आंसर सेट करता है कि आप एलिमिनेशन लगाओ और आपका आंसर आए, ठीक है। तो कभी भी आपको ये अगर नहीं आ रहा हो, ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी भी आपको ये नहीं आ रहा हो, तो आप जो भी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको एलिमिनेट करके आंसर आ सकता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। जैसे इसमें थर्ड को एलिमिनेट करने से मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है, तो मैं थर्ड को ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। मैं थर्ड को ब्रेनस्टॉर्म करूँगा कि क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने किया होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत छोटे होंगे, उनके रेस्पिरेशन से तो क्या ही एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, राइट। जबकि मेरे को नहीं पता है सोलर विंड से हो रहा है, ठीक है, तब भी मैं इतना तो लॉजिक लगा सकता हूँ ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनिशियली आएंगे उनके रेस्पिरेशन से कितना ही एटमॉस्फेयर बन जाएगा, कितना ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। तो ये जनरली नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको काट दूंगा। फिर समझ में आ रहा है? ऐसे अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस, ठीक है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मतलब आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर में उसको कंजर्व करो, पानी को कंजर्व करो, फर्टिलाइजर को कंजर्व करो, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी पे बेसिकली ये क्वेश्चन फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इसके अंडर आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं। अवॉइडिंग द मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस। मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब एक फील्ड पे एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। जैसे मेज़ वगैरह में ग्रो होता है ना, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। अब बोल रहा है इसको अवॉइड करो, है ना, इसको अवॉइड करो, तो वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आ जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट थिंक तो ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको सिंगल क्रॉप्स को अवॉइड करेंगे तो भाई आजकल इंडिया में तो सारी जगह सिंगल क्रॉप होती है ना, तो ये तो जनरली गलत होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज क्या होता है? टिल मतलब जो आपका फसल होती है जो हार्वेस्ट हो गई होती है, ठीक है, उसको काटते हैं जनरली, है ना, तो उसका नीचे जो स्टेम होता है वो बचा रहता है, ठीक है, उसको जब हटाते हैं तो उसको बोलते हैं ये लोग टिलेज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उसको मत हटाओ, है ना। तो ऑब्वियसली उसको नहीं हटाने से क्या होता है कि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है ना, सॉइल का फर्टिलिटी रिटेन्ड रहता है। तो यस, ये टेक्निक है, सही है। अवॉइडिंग कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या होता है? एक्सटेंसिव फर्टिलाइजर और ये सब यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, तो उसको अवॉइड करो, है ना, ये भी आ गया कंजर्वेशन में। चौथा क्या है? यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस। ये भी सही है, क्रॉप रेसिड्यू से करते हैं हम सॉइल सॉइल कवर, है ना, सॉइल को कवर करते हैं हम क्रॉप रेसिड्यू से। तो उससे क्या होता है? पानी का
जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसेस, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी एक टेक्निक है ना, डिफरेंट पहले एक ही फील्ड पे एक क्रॉप करी और फिर जब दूसरा सीजन आया तो दूसरी क्रॉप कर दी, तो इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इससे भी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है ना, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। 2 3 4 5 कहाँ पर है, बी में है ना, ये गलत लिख दिया है गलती से, डी नहीं है इसका आंसर, 2 3 4 5 है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी आप खुद से पढ़ लेना। 60th क्या बोल रहे हैं, द सिक्स्थ मास एक्सटेंशन इज ऑफन मैंशनड इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब ज्योग्राफी में आपने मास एक्सटेंशन पढ़े हैं कि भाई 5 हो चुके हैं, ये छठा चल रहा है ना। मास एक्सटेंशन क्या होता है, जब मतलब खूब मास में स्पीशीज़ का, बायोडाइवर्सिटी का एक्सटेंशन हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं मास एक्सटेंशन। बट फिर बाकी जितने मास एक्सटेंशन हुए हैं फिफ्थ तक, है ना, और सिक्स्थ में क्या डिफरेंस है फिफ्थ और सिक्स्थ में, कि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो सिक्स्थ वाला है दैट इज़ ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है सिक्स्थ वाला, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट होगा दैट वुड बी एवर लास्टिंग, मतलब बहुत गंदा इम्पैक्ट इसका होने वाला है जो हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से। पहले वाले तो जितने थे वो सारे नेचुरल हुए थे ना, कोई वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ था, कोई मतलब मीटोराइट हिट करने से हो गया, समझ लो। पर ये जो है वो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आप पढ़ोगे, पढ़ लो इसमें क्या बोल रहा है वाइड स्प्रेड, ये पूरा जब पढ़ोगे ना तो उसमें जहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक वर्ड आ जाए वहाँ पे वो आंसर सही है। देखो काम आ रहा है, मैन काइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रक्शन, ये है, यही ऑप्शन हो गया है ना, क्योंकि ये मैन मेड है तो एंथ्रोपोजेनिक है, इस वजह से इसका यही डिफरेंस है बेसिकली बाकी और इन मास एक्सटेंशंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। अच्छा एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी ये सैटेलाइट्स हैं इसरो की और मिशन आते हैं ना, उनका एक एक्सेल फाइल में आप नोट बना लो कि भाई राइसेट 2 भी लॉन्च हो रहा है, कि कार्टोसेट लॉन्च हो रहा है, कि PSLV कौन सा लॉन्च हो रहा है। तो जो भी मेजर मिशन है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, गगनयान मिशन जो आने वाला है, चंद्रयान 3 जो आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अपनी एक ही स्पेस एजेंसी अच्छी सी इसरो, उसके बारे में UPSC क्वेश्चन बहुत ऑफन पूछता है, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक में आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है इसको, मिसाइल्स को और ये सैटेलाइट्स को, ठीक है। क्या बोल रहा है 61, विद द रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है IRNSS जो इंडिया का है, उसको उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अभी उस टाइम न्यूज़ में था तो अगर पढ़ा होगा तो कर पाओगे। IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये सही है। 7 सैटेलाइट्स हैं, 3 जियो स्टेशनरी में हैं और 4 जियो सिंक्रोनस में, तो ये सही है। ये हो गया या तो ये हो गया। अब 2 देख लेते हैं, इट कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, ये तो गलत है ना। हमारा क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये सिर्फ 1500 किलोमीटर तक है, ठीक है, 5500 तक नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग बिटवीन स्पेस एंड टाइम। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉइंट्स हैं ना, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो यही बोलती है ना। जैसे वो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी है, इंटरस्टेलर, है ना, उसमें उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसमें क्या बोलता है कि मैटर जो है वो स्पेस और टाइम के इसमें एक बाउंड रैप्ड है ना, रैप्ड है, और यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड कर रही है, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। और उसमें एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी कंसेप्ट है कि भाई जो लाइट है वो ग्रेविटी से अफेक्ट होती है, कैसे, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या किसका ओरिजिन दिया था, ब्लैक होल्स का ओरिजिन दिया था, है ना। ब्लैक होल्स क्या होता है, जिससे लाइट एस्केप नहीं कर पाती है ना। तो लाइट एस्केप नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन और जो ग्रेविटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है वहाँ से, ठीक है। तो तो ये पॉइंट सही हो गया ना फिर, कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी ऑल्सो, यस इट इज अफेक्टेड। तो इसका क्या हो गया, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तीनों सही हो गया जनरली, है ना। ये गलत लिख दिया है इसमें, दिस इज़ नॉट राइट, इसका आंसर डी है, गलती से वो लिख गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन है तो क्या मतलब हो सकता है, फर्टिलाइज़र से कुछ करेंगे हम, है ना, फर्टिलाइजेशन करेंगे मतलब फर्टिलाइज़र क्रॉप में लगाएंगे, तो फर्टिलाइज़र डालने से क्रॉप में क्या होता है, ग्रोथ बढ़ता है ना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है, फर्टिलाइजेशन से यही होता है। अब अगर कार्बन आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कार्बन फर्टिलाइजेशन में, कि भाई इस फर्टिलाइज़र में अगर हम कार्बन भी ऐड करते हैं साथ में
तो क्या हो जाएगा, कार्बन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने जो वर्ड है उससे थोड़ा मीनिंग हमने निकाल लिया। ठीक है, हमको पता नहीं है ये क्या है, ठीक है, बट ऐसा कुछ हो सकता है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्या पता, नहीं पता इसमें। ठीक है, हो सकता है प्लांट ग्रोथ से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऐसा तो कुछ नहीं है, हमको इतना तो मालूम है कि ये फर्टिलाइजेशन कुछ प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओशंस की एसिडिटी से भी कोई रिलेशन नहीं है फर्टिलाइजेशन का, है ना, ये भी गलत हो गया। adaptation of all living beings on earth to the climate change brought by the increased concentration of carbon dioxide, ऐसा भी कुछ नहीं है ना, ये भी कुछ नहीं है। तो क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही प्लांट ग्रोथ वाला हो सकता है, क्योंकि क्लोजेस्ट ऑप्शन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड है वो यही है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, है ना, कार्बन उसको मिलेगा अगर प्लांट को एटमॉस्फेयर से, तो उसका ग्रोथ बढ़ेगा। यही हो सकता है कार्बन फर्टिलाइजेशन, मतलब कार्बन का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं, है ना, क्रॉप्स को हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं फर्टिलाइजर से, तो वैसे ही जब कार्बन मिलेगा एज अ न्यूट्रिएंट प्लांट को तो उसका ग्रोथ बढ़ेगा, वही हो जाएगा कार्बन फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉमन सेंस से किया हमने, ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूज़ वाला है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये बढ़ते हैं 66, इतना बड़ा सा है। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarms, which causes your geyser to switch on automatically. ठीक है, the smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. ये क्रिश टाइप मूवी वाला हो गया, क्रिश और वो कोई मिल गया टाइप से ना, वैसा है। आफ्टर यू टेक some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of freshly good items. अब देखो इतना ही अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको ये समझ में आ गया कि ये पूरा ऑटोमेशन और स्मार्ट लिविंग से डील कर रहा है ना, स्मार्ट डिवाइसेस से, जैसे सिरी हो गया, अमेजोन की एलेक्सा हो गई, है ना, ये सब भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं। तो इसमें ये कौन सा सिनेरियो सही है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं, क्या बोल रहा है, बॉर्डर गेटवे कंट्रोल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये सब बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है। ठीक है, आईओटी में ये सब टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें जो हैं वो आईओटी से ही पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आईओटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज इन फोटोवोल्टिक्स यूनिट्स। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ असेंबली होती है सोलर पैनल्स की, है ना, ये जो सिलिकॉन वेफर्स हैं ये तो बाहर से आते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो ये तो गलती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर पावर टैरिफ मतलब अगर आप सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो एज एन इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर आप ग्रिड से ले रहे हो, है ना, तो उसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, उसका जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरे को बात बताओ, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका रेट कैसे डिसाइड होता है, उसका रेट ये कौन सी डिसाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, क्या नाम है उसका, SERN करके जो है, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, SERC सॉरी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, हाँ यही है ना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन यही डिसाइड करती है रेट। तो भाई इस पावर के लिए भी रेट कौन डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगी, ये अलग से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन क्यों रेट डिसाइड करेगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी हो गया गलत अपना। ठीक है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा। अब ये आपको पता होगा तभी कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, आराम से इसमें पढ़ लेना कौन सा किसने फॉरवर्ड ब्लॉक किया था, कौन कौन मेंबर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं 68 क्या बोल रहा है, द स्टेपल कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। मतलब जो बंगाल से, इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर एक्सपोर्ट चीज़ें करती थी, उनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, पहला है रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ओपीएम। ठीक है, रॉ कॉटन तो सही है, कॉटन तो जाता था इंडिया से। ठीक है, क्या ऑयल सीड्स जाते थे, नहीं, अभी तक इंडिया जो है वो ऑयल सीड्स के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उस टाइम भी नहीं था, है ना, उस टाइम भी नहीं था। ओपीएम है, ठीक है, ओपीएम सही है, रॉ कॉटन सही है, बट ऑयल सीड्स नहीं है। ठीक है, ऑयल सीड्स गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, शुगर, सॉल्ट, जिंक, लेड, नहीं, ये भी नहीं है ना, ये भी ऐसा कुछ बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता था, जिंक और लेड भी नहीं होता था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं,
कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। स्पाइसेस नहीं है ना, क्योंकि स्पाइसेस तो आपका ये इधर था, कहाँ, इंडोनेशिया वगैरह में था, है ना। स्पाइसेस तो वहाँ से आता था, तो इंडिया से तो एक्सपोर्ट नहीं होता था, तो ये भी गलत हो गया। चौथा क्या है, कॉटन, कॉटन है, सिल्क, सिल्क है, सॉल्ट पेटर मालूम नहीं, ओपीएम है, ठीक है। सॉल्ट पेट्रे इज़ बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये होता है। तो ये भी था बेसिकली। तो क्योंकि पहले 3 ऑप्शन गलत हैं तो हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा डाइसी है, कर सकते हो मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन इसने पूछ लिया चंपारण सत्याग्रह के ऊपर, तो हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। क्या होता है चंपारण सत्याग्रह, क्या था। गांधी जी जब बाहर साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे, है ना, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने चंपारण सत्याग्रह ही किया था। दैट वाज अ फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, जो सिविल डिसोबीडियंस को ट्राई कर रहे थे वो, है ना, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में काम करेगा कि नहीं। तो क्या था इसमें, क्या हुआ था इस चंपारण सत्याग्रह में, कि जो वो थे राजकुमार शुक्ला, है ना, राजकुमार शुक्ला थे फेमस पर्सनैलिटी, जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था और बोला था कि भाई आप आइए, इंडिगो जो प्लांटर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कैसे एक्सप्लॉयट करते थे इंडिगो प्लांटर्स को, तो उस टाइम क्या होता था, तिनकाचिया सिस्टम चलता था, है ना। 3 ब्रिटिशर्स यूरोपियंस क्या बोलते थे कि 3/20 ऑफ द लैंड में आप इंडिगो ग्रो करोगे और इंडिगो को हमको दोगे, है ना, यही था। और फिर इस इंडिगो के लिए अच्छा प्राइस भी नहीं मिलता था इनको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाहर टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई और सिंथेटिक डाइज आ गई, है ना। तो सिंथेटिक डाइज आने की वजह से इंडिगो का डिमांड कम हो गया, ठीक है। तो जो यूरोपियंस थे जो ये इनसे कल्टीवेट करा रहे थे, अब वो सोचे कि भाई अब इनको हमको लैंड तो देनी ही है ना, तो क्यों ना फ़ायदा उठा के दिया जाए। तो ये लोग इनको ये बोलने लगे कि आप हमको खूब सारा प्रॉफिट दो और आप हमको खूब सारा रेवेन्यू दो, तब हम आपकी लैंड को रिलीज़ करेंगे, तब आप जाके दूसरी कोई क्रॉप उगा सकते हो रादर देन इंडिगो, ठीक है। तो इसको एड्रेस करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने इसको बुलाया गांधी जी को। गांधी जी आए, गांधी जी को बोला गया कि आप बाहर निकलिए, आपका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी नहीं गए, उन्होंने डिसोबे किया इनका ऑर्डर, ठीक है। और बाद में फिर एक कमेटी सेटअप हुई जिसमें गांधी जी को इन्होंने हेड बना के बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो बोले कि टिनखातिया सिस्टम ख़राब है, ठीक है, और आप जितना भी पैसा उनसे लिया है उनको वो पैसा वापस करिए। तो 25% जितना उन्होंने पैसा लिया था उनसे ये रेवेन्यूज़ में, उसको उनको वापस करना था, ठीक है। तो उन्होंने वो वापस किया। और इसमें कौन कौन पर्सनैलिटीज़ थी, राजेंद्र, कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, एक थे राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, जेबी के प्लानी थे, और एक और थे, क्या नाम था उनका, नाहारी पारिक, नाहारी पारिक भी थे इसमें, है ना। तो ये 3 पर्सनैलिटीज़ थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चलो अब इतना पता चल गया। अब इसके बाद देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स स्टूडेंट्स, ऐसा तो कुछ नहीं था, लॉयर स्टूडेंट्स आई नहीं, इसमें तो फार्मर्स थे अपने इंडिगो वाले, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, दिस कैन बी अ प्रोबेबल ऑप्शन, क्योंकि पेजेंट्स जो थे, जो इंडिगो वाले थे, है ना, उन्होंने ही ये किया था, है ना, उन्होंने नेशनल मूवमेंट में बेसिकली पहला ही ऐसा था जिसमें कुछ एक्टिविटी हो रही थी, एक नेशनल मूवमेंट आ रहा था, है ना। तो उसमें दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, कि इसी इसी इवेंट से ये जो पेजेंट्स हैं, ये इनका थोड़ा रोल बढ़ा नेशनल मूवमेंट में, है ना। डी क्या था, ड्रास्टिक इंक्रीज इन द कल्टिवेशन प्लांट, है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्या हो गया आंसर इसका, सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है दिस सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये पता होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसका आंसर है जैनिज्म, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाज़ा, अब ये भी, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, इसमें बस यही है कि रेड स्टैंडस्टोन जो है वो अकबर के टाइम यूज़ होता था, ठीक है। तो इसमें बस आपको मालूम होना चाहिए, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिक साफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ लेना आप आराम से, ठीक है। ये बुलंद दरवाज़ा किससे बना है, क्या बना है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। हम वो वाले कर रहे हैं जो जिसमें लॉजिक लग रहा है। 73 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड, ये भी फिर से आपको पता होना चाहिए। इसका बपिस्ता आंसर है ना, जीन बपिस्ता ने इसको डिस्कस किया था, तो ये भी मालूम होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम एंड टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ये मैत्रिया इसका आंसर है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, है ना।
तो पहला क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो चार्टर एक्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें क्या था चार्टर एक्ट में कि सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ वॉज सेट असाइड फॉर द एजुकेशन पर्पस, है ना, तो 1 हो गया सही। दूसरा क्या है, जनरल कमेटी ऑन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, 1823, इसमें भी था। और तीसरा क्या है, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। अब ये कौन सी कंट्रोवर्सी है, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। क्या थे ओरिएंटलिस्ट, कौन थे ओरिएंटलिस्ट और कौन था एंग्लिस्ट? तो देखो एंग्लिस्ट क्या थे, तो सबसे पहले तो क्या था, एंग्लिस्ट क्या चाहते थे कि भाई जो एजुकेशन इंडियंस को दी जा रही है ना, जो इंडिया में एजुकेशन है वो सिर्फ मॉडर्न स्टडीज़ के लिए ही होनी चाहिए, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने चाहिए। जबकि ओरिएंटलिस्ट क्या बोलते थे कि नहीं भाई, ट्रेडिशनल लर्निंग पे भी फोकस होना चाहिए, है ना, ट्रेडिशनल आप इंडियन जो कल्चर है उसको भी आप पढ़ाइए, ठीक है। फिर एंग्लिश में भी फर्दर डिवीजन था कि हम इंग्लिश एज अ लैंग्वेज लेके पढ़ाएंगे कि वर्नाकुलर एज अ लैंग्वेज लेके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी थी। तो इस कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए क्या आया था, लॉर्ड मैकेले मिनट आया था, है ना। लॉर्ड मैकेले ने बोला था कि हम एंग्लिश को फेवर करेंगे, है ना। 1835 में आया था लॉर्ड मैकेले मिनट, 1835 में। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एंग्लिश को फेवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो सही है ही और ये भी सही है। थोड़ा बहुत जो दिक्कत हो सकता है वो हो सकता है 2 में, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है ना, तो ये 2 में हो सकता है, बट 2 में भी था, ठीक है। तो इसका आंसर है पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाली जो है, इसमें आंसर है 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। अब ये भी पता होना चाहिए, इसका कोडाई कनाल आंसर है ना, कोडाई कनाल इज एन आर्टिफिशियल लेक। ये आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।